इन दिनों आपने फेडरल रिजर्व बैंक और इंटरेस्ट रेट्स इन दोनों के अराउंड काफ़ी सारी बातें सुनी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक क्या है, ये क्यों इंटरेस्ट रेट्स हाइक करता है और इंटरेस्ट रेट्स स्टॉक मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक वैसे ही अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक देश की मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन करता है। ज़रूरत पड़ने पर उनमें कुछ अलग अलग चेंजेस भी करता है। अब क्योंकि यूएस की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसे फेडरल रिजर्व बैंक रेगुलेट करता है, तो हम कह सकते हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक ग्लोबली एक काफ़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी को तब स्ट्रॉन्ग माना जाता है जब वहाँ पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, प्राइसेज स्टेबल हो, एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो और इन सबसे भी बड़ा पॉइंट इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम हो। और महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास सबसे बड़ा हथियार होता है इंटरेस्ट रेट्स। अब हम इन दिनों इंटरेस्ट रेट्स के बारे में इतना कुछ सुन रहे हैं क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट 8% से भी ऊपर जा चुकी है, जो कि पिछले 40 सालों के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। और वहाँ का फेडरल रिजर्व बैंक इस इन्फ्लेशन रेट को 8% से 2% पर लाना चाहता है। यही वजह है कि रिसेंटली उन्होंने 0.75% से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई भी हैं और आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट्स और ज़्यादा बढ़ाई जाने वाली हैं। लेकिन एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट्स है किस चीज़ की? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देने से महंगाई कैसे कंट्रोल में आ जाती है और इंटरेस्ट रेट्स ओवरऑल इकोनॉमी को और खासकर स्टॉक मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करती हैं? चलिए अब इस पे बात करते हैं। देखिए, इंडिया हो या अमेरिका, आम आदमी अपने पैसे एक बैंक अकाउंट में रखता है, जिसके बदले में बैंक उन पैसों पर कुछ परसेंट का इंटरेस्ट पे करता है। इस तरह से बैंकों के पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाते हैं। अब बैंक चाहे तो अपने इन डिपॉजिट्स को दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला तो ये पब्लिक को लोन दे सकते हैं, जिसके बदले में ये कुछ परसेंट का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या फिर ये अपने इन डिपॉजिट्स को सेंट्रल बैंक्स के पास जमा कर सकते हैं, जिसके बदले में सेंट्रल बैंक्स इन कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट पे करती हैं। अमेरिका में भी यही सेम सिस्टम है। अब हम इन दिनों जो सुन रहे हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दी है, वो यही इंटरेस्ट रेट्स हैं। यानी अब फेडरल रिजर्व बैंक वहाँ के कमर्शियल बैंक्स को उनके डिपॉजिट्स पर पहले के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा। अब आप सोच रहे होंगे इससे तो फेड के खर्चे बढ़ जाएंगे, उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इससे महंगाई कैसे कंट्रोल में आएगी? चलिए जानते हैं। अब देखिए, बैंक्स भी है तो एक बिजनेस ही, उन्हें भी एट द एंड प्रॉफिट तो अर्न करना ही है, तो वो तो अपने डिपॉजिट्स उन्हीं को देंगे जहाँ से उन्हें ज़्यादा कमाई हो। अब मान लीजिए अगर पब्लिक को लोन देने से बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो तो अपने पैसे पब्लिक को लोन के रूप में देंगे, ना कि सेंट्रल बैंक्स को। अब इससे होगा क्या? लोगों को बैंकों से इजीली लोन मिल पाएगा, उनके हाथों में ज़्यादा पैसा होगा और उनकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। अब क्योंकि पैसा ज़्यादा है तो लोग खर्च भी ज़्यादा करेंगे, लग्जरी चीज़ों पर काफ़ी खर्च होने लगेगा। इससे चीज़ों की डिमांड तो इंक्रीज होगी, लेकिन सप्लाई तो लिमिटेड है। अब जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो अल्टीमेटली कंपनीज अपने उस प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा देती हैं। इस तरह ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, जो कि देश में महंगाई बढ़ने का कारण बनता है। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करती हैं, यानी वो कमर्शियल बैंक्स को उनके डिपॉजिट्स पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना शुरू करती हैं। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो पब्लिक को लोन ना देकर अपने डिपॉजिट्स को सेंट्रल बैंक्स के पास जमा करने लगते हैं। तो इससे होगा क्या? मार्केट में जो एक्सेस मनी घूम रही थी वो वापस सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में आ जाती है और मार्केट में पैसों की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है। अब अगर किसी को लोन लेना है तो उसे पहले के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, क्योंकि बैंक्स पब्लिक को लोन तभी देंगे जब उन्हें सेंट्रल बैंक के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से आम पब्लिक के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है और मार्केट में पैसों की शॉर्टेज होने लगती है। अब अगर लोगों के पास पैसा ही कम होगा तो वो खर्च भी कम करेंगे, रोज़मर्रा की चीज़ों पर ज़्यादा खर्च किया जाएगा, ना कि लग्जरी चीज़ों पर। अब जब कंज्यूमर के पास खर्च करने के लिए पैसे ही कम है, तो अल्टीमेटली कंपनीज को भी अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें कम करनी होगी ताकि उनकी सेल्स अफेक्ट ना हो। इस तरह धीरे धीरे देश में महंगाई कम होने लगती है। अब ये महंगाई कम होना तो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है। फिर ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते ही स्टॉक मार्केट्स कैसे गिरने लगते हैं, चलिए अब इसे भी जान लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट रेट्स का एक्चुअल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होने में 1.5-2 साल लग जाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट्स इस पर इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं और बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी कंपनीज को लोन भी लेना होता है। अब क्योंकि मार्केट में पैसों की सप्लाई लिमिटेड है, तो बिजनेस लोन भी महंगे होंगे। तो एक तरफ तो कंपनीज की इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है और दूसरी तरफ उन्हें ऐसे माहौल में सर्वाइव करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें भी कम करनी होती हैं। तो इस तरह से कंपनीज पर डबल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जिससे कि उनके फाइनेंशियल्स वीक होने लगते हैं, जो कि स्टॉक प्राइस गिरने का रीज़न बनते हैं। और अब जब इंडिविजुअल स्टॉक्स गिरेंगे तो ऑब्वियस है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट भी डाउन ट्रेंड में चला जाता है। अब अगर दूसरे बड़े रीजन की बात की जाए तो यूएस की इकॉनमी दुनिया की सबसे पावरफुल इकॉनमी है, तो वहाँ जो भी मॉनेटरी चेंजेस होते हैं उसका इम्पैक्ट दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर होता है। अगर स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो जब भी यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे यहाँ से पैसे निकाल कर वहाँ के अलग अलग बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने पर यूएस के डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट होती है और बॉन्ड यील्ड भी बढ़ता है।
तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट की बजाय बॉन्ड मार्केट एक सेफ और अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। तो अब जब फॉरेन इन्वेस्टर्स बल्क में पैसा निकालते हैं तो वो भी मार्केट के गिरने की एक वजह बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दें। वह आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।